बताना चाहेगा? बताएं। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो भारतीय और गैर भारतीय द्वारा उत्पादित होता है और जो मतलब उनकी घरेलू सीमा। ये कंप्लीट होता है। एक वित्तीय वर्ष में या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो देश के निवासियों और गैर निवासियों दोनों द्वारा उत्पादित होता है उसको क्या कहेंगे? जीडीपी कहते हैं। ठीक ना, पूरा कंप्लीट बताना। अगर कोई पॉइंट स्किप करेंगे ना तो फिर गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? नेशनल इनकम। इसमें मैम जीडीपी, उसके बाद प्लस कर दीजिए विदेशों से अर्जित आय और माइनस हो जाएगा जो मतलब यहाँ से भेजी गई आय विदेशों में भारत का। सही है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बताइए। किसे कहेंगे राष्ट्रीय आय? ये तो जीडीपी से भी ज़्यादा आसान है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर सिर्फ भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। ये तो और भी आसान था, जीडीपी से भी आसान था क्योंकि इसमें भारतीय गैर भारतीय से घरेलू सीमा से कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक होने चाहिए और उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होना चाहिए। बस ये तो और भी आसान है, बहुत आसान है। एक बार जब रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, जीडीपी एमपी में से क्या घटाएंगे जब आपका जीएनपी मतलब एनडीपी आ जाए? बताएं। जीडीपी एमपी में से क्या घटाएंगे तो एनडीपी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से क्या घटाएंगे? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से क्या घटाएंगे कि आपका बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाए? सब्सिडी। कंफ्यूज? क्वेश्चन सुना बच्चा? मैंने कहा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से क्या घटाएंगे कि बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास घटाएंगे, भूल गए? मूल्य ह्रास घटाएंगे तभी तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। जब फैक्टर कास्ट पूछेंगे आपसे तब आपको बताना होगा इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ लेंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, या सीधे कह देंगे निवल अप्रत्यक्ष कर को जोड़ लेंगे, तो उसमें अपने आप सब्सिडी माइनस हो चुका होता है। अभी समझ में आया? कोई दिक्कत? और हाँ, बहुत कंफ्यूजन बार नहीं बेटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2-3 बार रिविजन करेंगे ना आसान हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो नेशनल इनकम है इसमें से भी अगर आप मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो शुद्ध नेशनल इनकम आ जाएगा। और फैक्टर कास्ट में लाने के लिए बस आपको इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ लेना है और सब्सिडी को घटा देना है। बहुत आसान है। 2 ही स्टेप तो फॉलो करना है, एक में मूल्य ह्रास घटाना है और एक में आपको इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ करके सब्सिडी को घटा देना है। बहुत आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप लोग उसको बस शायद पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना उसको लग रहा होगा थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो भूलेगा नहीं। इसमें रटना नहीं है, बस समझना है कि क्या घटाएंगे तो शुद्ध मिलेगा, क्या घटाएंगे तो फैक्टर कास्ट आ जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस हट जाएगा। बस इतना सा सिंपल था। 2-3 क्वेश्चन था। क्या है? क्या घटाएंगे तो शुद्ध आएगा, क्या घटाएंगे तो फैक्टर कास्ट पे आ जाएगा। 3 ही क्वेश्चन आपको रटना है और वो भी किसमें? वही सेम आपके जीडीपी में भी है, वही सेम आपके जीएसटी में भी है, कुछ अलग से है ही नहीं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? हाँ, यानी कि टोटल एक वित्तीय वर्ष में जितना आपका नेशनल इनकम है उसमें हम उस ईयर के टोटल जनसंख्या से क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। और ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ में क्या क्या शामिल होता है? ग्रोथ में मैम हाँ, और राष्ट्रीय आय जितना आय होगा जिसको आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि कैसा होगा? मात्रात्मक होगा, परिमाणात्मक होगा, यानी कि इसमें क्वांटिटी को लिया जाएगा जिसको आप माप सकते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, जैसे जीडीपी, जैसे जीएनपी। बहुत आसान है। और आपका
विकास जो है इसमें मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को लिया जाएगा। जैसे कि मैम असमानता हो गया और फिर शिक्षा और फिर स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान, स्वास्थ्य, ये सब है। जीवन की गुणवत्ता, मतलब जो इंसान को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से उन्नत बनाए, उसको हम विकास में लेते हैं। फिर आपका था आपका टिकाऊ विकास और क्या नाम है उसका, स्थानीय विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या था, इसमें संसाधनों का ऐसा मतलब प्रयोग किया जाता है कि जो मतलब वर्तमान पीढ़ी और जो भावी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संरक्षित किया जा सके। और फिर पर्यावरण के अनुकूल विकास किया जाता है इसमें, तो पर्यावरण को भी हानि न पहुंचे, जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। हाँ, उसका लाभ उठा सके, खास करके पर्यावरण से जुड़े हुए जो हमारे संसाधन हैं उनको लेकर के ऐसी बात की जाती है। यानी कि भविष्य की आने वाले जनरेशन की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए वर्तमान में आप जो भी संसाधन है उसका ऐसे उपयोग करें कि उनके लिए भी बची रहें, वो भी उसका उपयोग कर सके। खास करके प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पे बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है, बहुत अच्छी विधि, रिविजन करते रहिए, समस्या नहीं होगा। राष्ट्रीय आय को कितनी विधि से निकाला जाता है? 3। कौन कौन से? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। हाँ, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि में कौन कौन सी चीज़ों को हम नहीं लेते हैं राष्ट्रीय इनकम में? जो मतलब जैसे हाँ, बिल्कुल बताएं। मैम पुरानी वस्तुओं के क्रय को नहीं शामिल करते हैं। ओके, और मैम जो जैसे जुए में पैसा जीता गया। नहीं, वो नहीं। मैंने बेटा उत्पादन विधि, आय, वो तो आय विधि हो गया ना, उत्पादन विधि। और मैम जो उस वित्तीय वर्ष में जिसका निर्माण न हुआ जिन वस्तुओं का, हाँ, वो भी नहीं उस लगेगा। वित्तीय वर्ष में जिसका निर्माण न हुआ हो ऐसी वस्तुओं को नहीं और लेंगे। पुरानी वस्तुओं का जिसका क्रय विक्रय चलता है, हाँ, उसका भी, अगर उसका दाम बढ़ गया तो उसको भी नहीं लेंगे। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कोई खुद फसल फल सब्जी अपने लिए उत्पादन कर रहा परिवार के लिए, उसको भी नहीं लेंगे हम। अपने परिवार में बच्चों को पढ़ा रहा है उसको भी नहीं लेंगे। कोई महिला काम करे अपने परिवार में तो उसको भी नहीं लेंगे। यानी इस तरह के अगर उत्पादन हो रहे हैं तो नहीं लेंगे। आय विधि में क्या है? आय विधि में मतलब क्या कमियाँ बताना है? हाँ बेटे, क्या नहीं लेते? आय विधि में से कौन सी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय इनकम में नहीं शामिल होता? पहले तो मैम बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता नहीं शामिल होता। वेरी गुड। पेंशन, वृद्धा पेंशन, पेंशन, बिल्कुल, वृद्धावस्था पेंशन। जिससे मैम मतलब आहरण वाले वो मतलब हैं वो शामिल नहीं होते, जैसे कि पेंशन वगैरह हो गया और भत्ता मतलब जो सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन उसको मतलब आहरण उससे कोई वस्तु या सेवा नहीं देते हैं। वो या सब आपको मतलब किसी कार्य या सेवा के बदले नहीं दिया जा रहा है जो, वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होंगी। जैसे स्कॉलरशिप, जैसे बेरोजगारी भत्ता, जैसे वृद्धावस्था पेंशन और गिफ्ट वगैरह है जो मतलब एक क्या बेटी? जुए में जो जुए में सट्टाबाजी जीतते हैं, सट्टेबाजी में जीतते हैं और अचानक से प्राप्त हुई आय, और जैसे कि चोरी वगैरह के भी धन, ये सब शामिल नहीं किए जाते राष्ट्रीय इनकम में। बिल्कुल। और व्यय विधि में व्यय विधि में कोई ऐसा पॉइंट है जो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होता? व्यय बचत। हाँ जी, बिल्कुल, जो भी पता है कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप बोल पाएंगे। बिल्कुल, उसको शामिल नहीं किया जाता है। चलिए, काफ़ी कुछ आप लोगों को याद है, लेकिन अगर रिविजन नहीं करेंगे ना तो भूल जाएगा और फिर क्वेश्चन जब आएगा तो समस्या आएगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आज है आपका चैप्टर लोक वित्त। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस आज का नया चैप्टर है आपका। लोक वित्त जिसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस रीडिंग कीजिएगा। अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि लोक वित्त का अर्थ क्या होता है? अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा, लोक वित्त का अर्थ और परिभाषा रीडिंग कीजिएगा। लोक वित्त का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है? इसमें 2 लाइन नोट कीजिएगा।
लोकवित्त अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की लोकवित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो लोकवित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय व्यय का अध्ययन करती है। वह शाखा है जो सरकार के आय व्यय का अध्ययन करती है। जो सरकार के आय व्यय का अध्ययन करती है। अर्थात लोकवित्त का संबंध केंद्र सरकार राज्य सरकार अर्थात लोकवित्त का संबंध केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार संबंध केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के आय एवं व्यय से होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के आय व्यय से होता है। के आय एवं व्यय से होता है। लोकवित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के लोकवित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के लोकवित्त का संबंध लोकवित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। विज्ञान एवं कला से होता है। बात समझ में आ गया? लोकवित्त किसे कहेंगे? सरकार के आय व्यय का अध्ययन करते हैं। और सरकार आपके यहाँ कितने स्तर की है? 3 स्तर की। एक सरकार आपके केंद्र में है, एक राज्य में होती है और एक स्थानीय स्तर में होती है। ये तीनों सरकारें जो आय व्यय करती हैं, इसी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? लोकवित्त में करते हैं। और लोकवित्त भी क्या है? एक कला है और एक साइंस, यानी कि प्रबंधन करना, किस मद में कितने पैसे खर्चा करने, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ लगाने हैं ताकि सारा काम अच्छे से चले। ये भी क्या है? एक साइंस है या एक कला है। जिसके अंदर ये कला नहीं होगी वो ये काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये लोकवित्त कौन करता है? लोकवित्त किससे संबंधित है? सरकार से जुड़ा हुआ है, जो 3 स्तर पे हमारे लिए काम करती है। वही जो आय व्यय करते हैं उसी को हम लोकवित्त में पढ़ते हैं या पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, लोकवित्त की विषय सामग्री। लोकवित्त की विषय सामग्री। लोकवित्त की विषय सामग्री नोट कीजिएगा। लोकवित्त की विभिन्न पहलुओं की विवेचना इतिहास में भी मिलती है। लोकवित्त के विभिन्न पहलुओं की लोकवित्त के विभिन्न पहलुओं की विवेचना इतिहास में भी मिलती है। इतिहास में भी मिलती है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, हाईलाइट कर लीजिएगा, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस ब्रैकेट में, हाँ, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस ब्रैकेट में 1776, द वेल्थ ऑफ नेशंस ब्रैकेट में 1776 ब्रैकेट 1 के खंड 5 में लोकवित्त के खंड 5 में लोकवित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया है। लोकवित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया है। लोकवित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया है। इस खंड के 3 अध्याय हैं जो क्रमशः
सरकार के व्यय, कॉमा सरकार के राजस्व तथा लोक ऋण का विवेचन करते हैं। सरकार के राजस्व तथा लोक ऋण का विवेचन करते हैं। लोक वित्त अर्थशास्त्र का वह भाग है जो किसी देश की वित्त व्यवस्था तथा उससे संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करता है। अतः इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। लोक वित्त की अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। लोक वित्त, इसमें डायग्राम बना के लिखिएगा। सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन, एंड लास्ट राजकोषीय या वित्तीय नीति। ये आपके लोक वित्त के कितने सारे भाग हैं। अब हेडिंग कीजिएगा सार्वजनिक व्यय। हेडिंग कीजिएगा सार्वजनिक व्यय। इसमें नोट कीजिएगा। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि
सार्वजनिक व्यय किन किन मदों में किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों में किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर करना आवश्यक है या किया जाना चाहिए। किन किन मदों पर करना आवश्यक है। सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं परिणाम क्या हो। सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं परिणाम क्या हो। सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं परिणाम क्या हो। सार्वजनिक व्यय करते समय किन किन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाए। सार्वजनिक व्यय करते समय किन किन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाए। सार्वजनिक व्यय करते समय किन किन नियम एवं सिद्धांतों का पालन किया जाए। यानी कि सार्वजनिक व्यय में हम क्या देखते हैं। पहली बात तो किन किन मदों में किया जाना आवश्यक है। दूसरा कौन कौन से सिद्धांतों का और नियमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और क्या क्या देखते हैं हम सार्वजनिक व्यय। क्या क्या देखेंगे सार्वजनिक व्यय में। पहला पॉइंट किन किन मदों में सार्वजनिक व्यय किया जाना आवश्यक है। पहला पॉइंट। दूसरा सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं परिणाम क्या हो। हाँ, किस स्वरूप में हम सार्वजनिक व्यय करें और उसका क्या परिणाम निकल के आने वाला है। और लास्ट में किन सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते समय हम सार्वजनिक व्यय करें। सार्वजनिक व्यय का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो आम जनता की जरूरतों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसी को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। और सरकार के पास जब पैसा आता है तब वो सोचती है कि किन किन मदों में उसे कितना व्यय करना है। फिर ये सोचती है कि किन किन मदों में करने मतलब क्या तरीका हो करने का और क्या उसका हमें आउटपुट मिलेगा। और लास्ट में कौन से तरीके या सिद्धांत का प्रयोग करके हम व्यय करें ताकि उसका फायदा हो लोगों को और उनका काम अच्छे से हो सके। तो सार्वजनिक व्यय में ये 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो व्यय सही तरीके से नहीं होगा या उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों यथा केंद्रीय राज्य और स्थानीय सरकारों। सार्वजनिक प्राधिकरणों यथा मतलब जैसे यथा केंद्रीय राज्य एवं स्थानीय सरकारों। केंद्रीय राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लोगों की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोगों की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोगों की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत में 1986-87 तक कुल सार्वजनिक व्यय को भारत में 1986-87 तक कुल सार्वजनिक व्यय को भारत में 1986-87 तक कुल सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक व्यय तथा गैर विकासात्मक व्यय के रूप में बांटा जाता था। कुल सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक व्यय तथा गैर विकासात्मक व्यय के रूप में बांटा जाता था। गैर विकासात्मक व्यय के रूप में बांटा जाता था। किंतु सार्वजनिक व्यय को वर्ष 1987-88 से किंतु सार्वजनिक व्यय को वर्ष 1987-88 से
सार्वजनिक व्यय को वर्ष 1987-88 से योजनागत व गैर योजनागत व्यय के रूप में विभक्त किया जाने लगा। योजनागत व गैर योजनागत व्यय के रूप में विभक्त किया जाने लगा। 1987-88 से योजनागत व गैर योजनागत व्यय के रूप में विभक्त किया जाने लगा। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान में वित्तीय वर्ष हाईलाइट कर लीजिएगा 2017-18 से सार्वजनिक व्यय को राजस्व व पूंजीगत व्यय के रूप में 2017-18 से सार्वजनिक व्यय को राजस्व व पूंजीगत व्यय के रूप में बांटा जा रहा है। राजस्व व पूंजीगत व्यय के रूप में बांटा जा रहा है। दूसरा हेडिंग सार्वजनिक आय। नेक्स्ट हेडिंग सार्वजनिक आय। सार्वजनिक व्यय समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि जो सरकार चाहे वो केंद्र स्तर की हो, राज्य स्तर की हो या स्थानीय स्तर की हो, जब जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह ध्यान में रखे कि व्यय किस मद में करना है और कैसे करना है, कौन से नियम सिद्धांतों का प्रयोग करके करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रख करके जब करती है तब उसी को हम सार्वजनिक व्यय करते हैं। और इसे भी पहले अलग अलग रूपों में देखा जाता था। पहले विकासात्मक और गैर विकासात्मक में बांटा गया 86-87 में, 87-88 में इसको योजनागत और गैर योजनागत में बांटा गया। लेकिन 2017-18 से इसे राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में बांट दिया गया है सार्वजनिक व्यय को। यहाँ तक कंफर्म है। अब हेडिंग है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय पब्लिक इनकम, वो था आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर और ये है आपका पब्लिक इनकम। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय किन किन स्रोतों से प्राप्त करती है। यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय किन किन स्रोतों से प्राप्त करती है। इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, वर्गीकरण, इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, वर्गीकरण, साधनों की गतिशीलता तथा इसे रिपीट कर रहे हैं, इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, वर्गीकरण, साधनों की गतिशीलता तथा उनके सापेक्षिक महत्व एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उनके सापेक्षिक महत्व तथा सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आय के इन स्रोतों का देश के उपभोग, उत्पादन वितरण, बचत तथा विनियोग पर उत्पादन वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ा है। देश के उपभोग, उत्पादन वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ा है
का भी अध्ययन किया जाता है। सरकार की कुल प्राप्तियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सरकार की कुल प्राप्तियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां व पूंजीगत प्राप्तियां। अब आय में क्या अध्ययन करेंगे कि सरकार को कहां कहां से इनकम मिल रहा है, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। फिर ये जो मिल रहा है इसका देश के उत्पादन, उपभोग, वितरण और उसके सापेक्षिक जो फायदे हो रहे हैं उन सब का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जो सरकार को प्राप्तियां होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है राजस्व प्राप्तियां, दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। ये तो है टोटल सरकार को होने वाली प्राप्तियां और वे भी आपने देखा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। सार्वजनिक ऋण, इसका हेडिंग सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। इस अंग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि इस अंग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि इस अंग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक ऋण क्यों और किस उद्देश्य हेतु लिए जाते हैं। सार्वजनिक ऋण क्यों और किस उद्देश्य हेतु लिए जाते हैं। क्यों और किस उद्देश्य हेतु लिए जाते हैं। किन सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक ऋणों को प्राप्त किया जाता है। किन सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक ऋण को लिया जाता है। किन सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक ऋण को लिया जाता है। तथा इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। तथा इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। सार्वजनिक ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में, सार्वजनिक ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी भी वित्तीय वर्ष में बजटरी व्यवहारों से, बजटरी मतलब जो बजट से जुड़ा होता है, बजटरी व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए, बजटरी व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए, राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को कहते हैं। बजटरी घाटे को पूर्ण करने के लिए आंतरिक एवं या राजकोषीय घाटे को पूर्ण करने के लिए आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को कहते हैं। आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को कहते हैं। सरकार को कहाँ से ऋण मिलता है, तीन प्रकार से। एक तो होता है आपका आंतरिक और दूसरा बाहरी स्रोत, और भी कोई है आंतरिक स्रोत। तो ये तीन जगह है जहाँ से सरकार को ऋण मिलता है, यानी कि वो देश के अंदर से भी प्राप्त कर सकता है ऋण। देश के बाहर जो बहुत सारे आपके संगठन हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या ऐसे ही कंट्रीज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी बताएंगे। इसके अलावा अन्य स्रोत भी हो सकते हैं सरकार के ऋण प्राप्त करने के। ये तीन तरीके होते हैं जहाँ से सरकार ऋण प्राप्त करती है। और सरकार जो ऋण देती है
यानी कि हम सार्वजनिक ऋण में क्या अध्ययन करेंगे, सरकार ऋण क्यों लेती है, फिर उसका क्या करती है, फिर किस सिद्धांत के आधार पे मतलब उसको लेती है और चुकता करती है, ज़्यादातर सरकार को ऋण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब वो बजटरी मतलब बजट जो है वो घाटे में चलता है सरकार के कार्य पद्धति की वजह से, तो फिर उसकी भरपाई करने के लिए ज़्यादातर सरकार को लेना पड़ता है। आप देखेंगे आपका जब भी बजट बनता है तो वो घाटे का बनता है ना, कभी भी वो बैलेंस नहीं रहता, हमेशा घाटे की बजट बनाती है सरकार, यानी कि पैसा उतना नहीं रहता जितने का वो बजट बना लेते हैं अपना, इसलिए उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है। और यही वजह है कि हर साल सबसे ज़्यादा जो हम व्यय करते हैं अपने इनकम का, वो ऐसे ही ऋणों के ब्याज के भुगतान में कर देते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारा ऐसे ऋणों के ब्याज के भुगतान में जाता है, जो सरकार अपनी घाटे की वित्त व्यवस्था को या राजकोषीय घाटे को बैलेंस करने के लिए लेती है, बाहर से भी, देश के अंदर से भी, या उसके अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग वित्तीय प्रशासन, चौथा हेडिंग वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन ये सब समझ में आया बच्चों कि सार्वजनिक व्यय क्या है, सार्वजनिक आय क्या है, सार्वजनिक ऋण क्या है, समझ में आ रहा है। बहुत आसान शब्दों में, इसीलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आप लोग जब भी पढ़ेंगे ना तो खुद से ही समझ जाएंगे रिविजन करके कि क्या है, भूलेंगे नहीं जल्दी। तो हेडिंग है आपका वित्तीय प्रशासन। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार किस प्रकार से वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन करती है, कि सरकार किस प्रकार से वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन करती है। वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन करती है। इसमें बजट निर्माण की प्रक्रिया, उद्देश्य एवं संरचना का विश्लेषण किया जाता है। प्रक्रिया, उद्देश्य एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है या संरचना का विश्लेषण किया जाता है। प्रक्रिया, उद्देश्य एवं संरचना का विश्लेषण किया जाता है। इसमें घाटे के बजट एवं आधिक्य के बजट का विश्लेषण किया जाता है। इसमें घाटे के बजट एवं आधिक्य के बजट का विश्लेषण किया जाता है। घाटे के बजट एवं आधिक्य के बजट का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग राजकोषीय या वित्तीय नीति। पांचवा हेडिंग है राजकोषीय या वित्तीय नीति। लोक वित्त के एक भाग के रूप में राजकोषीय नीति, लोक वित्त के एक भाग के रूप में राजकोषीय नीति। लोक वित्त का एक भाग है ना, आपने देखा लोक वित्त को आपने 5 भागों में बांटा, जिसमें से एक भाग है राजकोषीय नीति। लोक वित्त के एक भाग के रूप में राजकोषीय नीति के महत्व को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। राजकोषीय नीति के महत्व को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए। स्थिरता के साथ समझ लो, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास से क्या मतलब है? मतलब मैम कि जैसे कि गिरावट ना हो, अगर मतलब बढ़ नहीं रहा है इकोनॉमी तो गिरावट नहीं हो, स्थिर है। हाँ, यानी कि जो विकास है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव
ना हो, यानी कि वो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस ना आए, उसी को कहते हैं स्थिरता के साथ। जैसे आप एक जगह हिल डुल नहीं रहे हैं बल्कि स्टेट हैं और उसके बाद चल रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो रही है आपकी बॉडी, तो उसी को क्या कहेंगे, स्थिरता के साथ आगे बढ़ना। ऐसी अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, स्थिरता के साथ आगे बढ़े, इसका ध्यान किसमें रखा जाता है, राजकोषीय वित्तीय नीति। वही कहना है कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है, इसका सहारा लिया जाता है। इसके द्वारा देश के उत्पादन क्रियाओं को नियमित, इसके द्वारा देश की उत्पादन क्रियाओं को नियमित करके, इसके द्वारा देश की उत्पादन क्रियाओं को नियमित करके, राष्ट्रीय आय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाकर, राष्ट्रीय आय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाकर, राष्ट्रीय आय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाकर तथा कीमतों में स्थिरता लाकर, कीमतों में स्थिरता लाकर आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कीमतों में स्थिरता लाकर आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो हम बनाते हैं सार्वजनिक के राजकोषीय जो नीतियाँ बनाते हैं, वित्तीय नीतियाँ बनाते हैं, इसमें हम क्या नीति बनाते हैं कि जो हमारा विकास है वो सुनिश्चित हो, वो स्थिर रूप से आगे बढ़े, साथ ही जो वस्तुओं की कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। इसके अलावा और क्या इसमें ध्यान देते हैं, और क्या ध्यान देते हैं राजकोषीय नीति में, और क्या ध्यान देते हैं? राष्ट्रीय आय जो है वो न्यायपूर्ण, जैसे कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, हाँ, न्यायपूर्ण वितरण हो, जो आपका राष्ट्रीय इनकम है इसका क्या हो, न्यायपूर्ण वितरण हो। ये ना हो कि तो कोई बहुत अमीर होते जा रहा है और कोई गरीब है तो गरीब होते जा रहा है, यानी कि उसको न्यायपूर्ण तरीके से जब वितरण होगा तो जो बहुत पिछड़े तबके के लोग हैं उनका भी उत्थान होगा। अगर इन सभी अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए हम राजकोषीय नीति या वित्तीय नीति बनाएंगे तो देश का क्या होगा, विकास होगा। तो इसलिए आपका जो वित्त लोक वित्त है उसके इतने सारे भाग हैं और हर भाग उतना ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर इनकम आने के स्रोत हैं तो व्यय करने के स्रोत पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, नहीं तो सारे इनकम खत्म हो जाएंगे। और अगर व्यय बहुत ज़्यादा है तो इनकम बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इन दोनों को व्यवस्थित करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता हो जाती है। जब हमारा आय इतना पर्याप्त नहीं होता कि व्यय पूरा हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं, ऋण ले लेते हैं ताकि हम इसको बैलेंस कर लें। फिर इसके बाद इसमें भी आप देख रहे हैं इन्हीं तीनों का अध्ययन किया जा रहा है और लास्ट में भी इन्हीं को बैलेंस करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती है कि कैसे नीतियाँ बनाएं, ये सारे काम सुचारू रूप से हमारे चलते रहे। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, लोक वित्त का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, लोक वित्त का महत्व। अगर लोक वित्त ना हो तो क्या होगा, तो लोक वित्त का क्या महत्व है, लोक वित्त का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो बताएं क्या लोक वित्त हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये आपके प्राचीन काल से ही इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन पहले के टाइम में इतना बारीकी से ध्यान नहीं दिया जाता था जितना अब, क्योंकि तब जो राजा होते थे उनकी इनकम का स्रोत भी अलग अलग होता था। कभी वो आक्रमण करके प्राप्त कर लेते थे तो कहीं लूटपाट करके प्राप्त कर लेते थे तो कहीं जाति करके प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अभी हर चीज़ को बहुत बैलेंसिंग तरीके से करना होता है। इसलिए अभी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लोक वित्त पे कि इनकम आए कहाँ से, कैसे आए, कौन सा तरीका होना चाहिए, व्यय हो कहाँ पे, कैसे हो, कौन से तरीके से होना चाहिए, अगर नहीं पूरा हो रहा तो ऋण कहाँ से लें, कैसे लें और वो क्या तरीका होना चाहिए प्राप्त करने का और फिर उसको रिटर्न करने का। तो इसमें नोट कीजिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोक वित्त का महत्व, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोक वित्त का महत्व
लोक वित्त का महत्व उसकी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोक वित्त का महत्व उसकी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। प्राचीन काल में लोक वित्त का महत्व बहुत ही कम होता था। प्राचीन काल में लोक वित्त का महत्व बहुत ही कम होता था। लोक वित्त का महत्व बहुत ही कम होता था, क्योंकि उस समय राज्य के कार्य बहुत ही सीमित हुआ करते थे। क्योंकि उस समय राज्य के कार्य बहुत ही सीमित हुआ करते थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्राचीन काल में सही है ना? उस समय राजा ये नहीं देखता था कि हमारी प्रजा की पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही कि नहीं, उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है कि नहीं। उसमें राजा का इतना उत्तरदायित्व अपनी प्रजा के प्रति नहीं बनता था। थोड़ा बहुत जैसे किसानों को पानी उपलब्ध करा देना और विदेशियों से उनकी सुरक्षा करना, ऐसे छोटे मोटे काम वो किया करते थे जिसमें उनका अपना खुद का स्वार्थ होता था। अगर वो किसानों को पानी और चीज़ें नहीं उपलब्ध कराएंगे तो उन्हें राजकोष अच्छा नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें सीमा की सुरक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग उनके राज्य को लूट के ले जाएंगे। यानी कि जो उनके स्वार्थ से जुड़ा होता था सिर्फ वो उतना ही ध्यान देते थे। बाकी पर्सनली वो अपनी जनता को अपनी संतान की तरह कहते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। जैसे अशोक कहते थे कि मेरी प्रजा मेरी संतान है, तो उन्होंने इस हेतु बहुत सारे काम भी किए, अच्छे काम किए, जैसे पेड़ लगाना, रोड बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, लोगों के बीच में सौहार्द स्थापित करना, जागरूक करना, ऐसा बहुत सारा काम अशोक ने किया, तभी वो द ग्रेट कह रहे हैं। लेकिन ऐसा हर राजा नहीं करते थे। बहुत सारे राजा तो इतने क्रूर होते थे कि उन्हें प्रजा से सिर्फ और सिर्फ अपने इनकम से मतलब होता था, बाकी उनके विकास, उनके सुख सुविधा से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। तो प्राचीन काल में लोक वित्त का उतना महत्व नहीं था। लेकिन आज जनता चुनती है, तो अगर जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं होगी, जनता के पर ध्यान नहीं देंगे, जनता की परेशानी को दूर नहीं करेंगे, जनता को आगे नहीं ले आएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनका विकास नहीं करेंगे, तो जनता क्या करेगी? फिर उनको हटा देगी। तो इसलिए मजबूरी है उनका ध्यान देना। यानी कि अगर मजबूरी ना हो तो आज भी जो प्रशासक हैं, मतलब जो हमारे यहाँ के राजा हैं, प्रधानमंत्री या जो भी पोस्ट होता है बड़े बड़े पदों का, वो लोग आज भी शायद उतना ध्यान ना दें, क्योंकि अभी मजबूरी है कि उनकी जो सीट है वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इसलिए मजबूरी है ध्यान देना। फिर भी देखिए उतना ध्यान नहीं दे पाते। आज भी देखिए शिक्षा का स्तर बहुत पीछे है, बेरोजगारी चरम पर है, अभी भी भुखमरी बहुत ज़्यादा है, कुपोषण के शिकार अभी भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा। जब इंडेक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जितने भी अच्छे अच्छे इंडेक्स हैं उसमें हमारी स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। कोई बहुत ज़्यादा सुधार हमारे उसमें नहीं आ रहा है। एक दो इंडेक्स को छोड़ के बाकी सब में हम बहुत पीछे हैं। तो ये भी क्या है? मजबूरी है कि आज लोक वित्त पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उस समय राज्य के कार्य बहुत ही सीमित हुआ करते थे। राजा अथवा राज्य का प्रमुख कार्य न्याय सुनिश्चित करना। राजा अथवा राज्य का प्रमुख कार्य, राजा अथवा राज्य का प्रमुख कार्य न्याय सुनिश्चित करना। बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना, न्याय सुनिश्चित करना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना एवं अन्य सामान्य कार्यों एवं सुविधाओं तक ही सीमित था। एवं अन्य सामान्य कार्यों एवं सुविधाओं तक ही सीमित था। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। वर्तमान में राज्यों के कार्यों एवं कर्तव्यों में वृद्धि हुई। वर्तमान में राज्यों के कार्यों एवं कर्तव्यों में वृद्धि हुई। वर्तमान में राज्य के या राज्यों के कार्यों एवं कर्तव्यों में वृद्धि हुई। राज्य का कार्य न्याय सुनिश्चित करना,
सुनिश्चित करना एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना। आक्रमणों से रक्षा करना ताकि सीमित नहीं रहकर एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी रक्षा आक्रमणों से रक्षा करना तक सीमित नहीं रहकर एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी कार्य करना हो गया है। सीमित नहीं रहकर एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना हो गया है। आगे वर्तमान में सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करने जन कल्याणकारी कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करने जन कल्याणकारी कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करने, सामाजिक जन उपयोगी सेवाएं सुनिश्चित करने, गरीबी सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करने, जन कल्याणकारी कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करने, सामाजिक जन उपयोगी सेवाएं सुनिश्चित करने, आधारभूत और संरचना ढांचे का निर्माण करने, आधारभूत अवसंरचनात्मक ढांचे का निर्माण करने, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने, आधारभूत अवसंरचनात्मक ढांचे का निर्माण करने, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब इन सारे काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजकोषीय नीति बनानी पड़ेगी और राजकोषीय नीति के तहत इन सभी काम को अच्छे से पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें लोक वित्त बनाना पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान में लोक वित्त का महत्व ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले के राजा के जो होते थे उत्तरदायित्व तो बहुत सीमित थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लोक वित्त की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। जो भी होता था उनके राजकोष में होता था और वो जैसे चाहे खर्चा करते थे। लेकिन वर्तमान में राजा का उत्तरदायित्व तो बढ़ गया है। अब वो जनता की हर क्षेत्र पे ध्यान देना होगा, उसे असंरचनात्मक ढांचे का निर्माण करना होगा। असंरचनात्मक ढांचा समझ रहे हैं? मूलभूत और संरचनात्मक ढांचा क्या है? जैसे कि मैं बेसिक जरूरतें कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आपकी बेसिक जरूरतें हैं। तो इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसी को क्या कहा जाता है? मूलभूत, बेसिक। इसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, आंतरिक अशांति से सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार, उनका मतलब बाकी हर क्षेत्र का क्या करेंगे? वो विषमता, असमानता दूर करेंगे। बहुत सारा उनका
उत्तरदायित्व बढ़ गया, जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, राजकोषीय नीति बनानी पड़ेगी। और राजकोषीय नीति बनाने के लिए उन्हें किसका जरूरत पड़ेगा, वित्त का। और वित्त के लिए वो क्या करेंगे, लोक वित्त बनाएंगे। बात समझ में आ गया कि लोक वित्त क्या है, लोक वित्त के कितने भाग हैं, प्रत्येक भाग में क्या होता है और इसका क्या महत्व है। क्लियर? किसी को कोई समस्या? अगर ये मैं समझा के छोड़ दूँ तो आप लोग भूल जाएंगे, मतलब नोट ना कराऊं तो आप लोग भूल जाएंगे, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं सही है, जो सही है उसको बोलने में क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता है ना बहुत सारी चीज़ें हमारा जो माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या अगर हम उसे रिविजन नहीं करते तो वो भूल जाता। और रिविजन करने के लिए कोई स्रोत होना चाहिए, इसीलिए पूछ रही हूँ, नहीं तो ये और जल्दी जल्दी में आगे बढ़ पाती ना। लेकिन समस्या ये है कि आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जितना पढ़ाएं उतना आप लोग की समझ में भी आए और आप लोग उसको फिर से याद कर पाए, रिकॉल कर पाए एग्ज़ाम टाइम में या ऐसे भी बीच बीच में कभी कभी। तो ये मेथड ठीक है, समझाना, नोट कराना और क्वेश्चन पूछना। कोई समस्या किसी को? अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति, इसमें हेडिंग दीजिएगा अवधारणा। अवधारणा को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सेप्ट। राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, इसमें नोट कीजिएगा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, करारोपण मतलब कर का आरोपण, करारोपण, बजट घाटे, बजट घाटे, सब्सिडी, सब्सिडी, सब्सिडी मतलब सहायकी, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन, और हीनार्थ प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन का मतलब होता है घाटे की वित्त व्यवस्था से जुड़ा है। हीनार्थ मतलब क्या, घाटा, जो कमी रहती है उसको पूरा करने के लिए, जो हीन, और हीन मतलब क्या, कमी, तो हीनार्थ प्रबंधन यानी कि कमी को पूरा करने के लिए जो प्रबंध किया जाए, ठीक ना, वही कह रहा है हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ, या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ। वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ राजकोषीय नीति कहलाती है। राजकोषीय नीति कहलाती है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण, जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण, समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति होता, मंदी जैसी स्थिति होता, सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से, तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से क्या करेगी, बताइए तो, पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर मांग और पूर्ति, आय और व्यय जैसा मतलब राजकोषीय अर्थव्यवस्था में कमी चलती, मांग ना हो, तो फिर ऐसे में सरकार क्या करती है कि मांग जनरेट हो, रोजगार का सृजन कर देगी। बहुत अच्छे, रोजगार का सृजन करेगी। रोजगार का सृजन कैसे करेगी? जैसे कि मैं
रोजगार मतलब जैसे अपने वो सेक्टर में जो सार्वजनिक सेक्टर है, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देगी। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देगी तो अपने आप क्या होगा, यानी कि तरह तरह का योजना लेकर के आएगी तो रोजगार बढ़ेगा। और दूसरा क्या करेगी, योजना कोई मैम ले आएगी। हाँ, सार्वजनिक व्यय में मतलब बेटे आ गया कि योजनाएं लेकर के आएगी, कोई भी काम करवाएगी, लोगों को रोजगार देगी। और दूसरा क्या काम कर सकती है सरकार, पढ़ चुके हैं जैसे कि मैम वहाँ से बताना है मैम CRR, ये सब तो RBI का है। हाँ, RBI का। सरकार और क्या कर सकती है, वो तो RBI का काम। सरकार में RBI को दिशा निर्देश दे सकती है कि मतलब वो इसका जो मतलब वो उनके जो भी नीतियां हैं, मौद्रिक नीतियां, उसमें कमी करेगी। उसमें कमी और क्या कर सकती है सरकार, प्रतिभूतियाँ RBI से कह के मतलब भुनाने की क्रिया जारी कर सकती है। प्रतिभूतियों को क्या कर सकती है, खरीद सकती है, बदले में लोगों को क्या करेगी, पैसा देगी। और क्या कर सकती है सरकार, करों को कम कर सकती है। वेरी गुड। सरकार जो सबसे बड़ा काम करेगी दो काम, एक तो सार्वजनिक व्यय बढ़ा देगी, दूसरा करों में कटौती कर देगी। क्योंकि लोगों से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, उसमें कमी कर देगी। इसके बाद बाकी काम करेगी, लेकिन ये दो काम पहले करेगी। क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय बढ़ाएगी और करों में कटौती करेगी। आप लोग पढ़ चुके हैं मुद्रास्फीति में, मैंने कहा था ना, ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होने वाली, हर टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। तो ये किसके तहत करेगी, राजकोषीय प्रबंधन के तहत, नीति के तहत करेगी। वो वहाँ मौद्रिक नीति करेगी RBI, और यहाँ सरकार राजकोषीय नीति के तहत करेगी। याद रखिएगा, हर चैप्टर जुड़ा है और ये आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो नोट करिएगा। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, क्या लिखा आपने, सरकार राजकोषीय नीति की सहायता, सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से, जैसे मैं पूरी ये सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा, करों में कमी तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा, हाईलाइट करके रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करों में कमी तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास, समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके, समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है, मंदी से निकलने की कोशिश करती है। ध्यान से सुनिएगा। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग ज्यादा हो जाए तब सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। तो फिर सेम अपोजिट करेगी, टैक्स को बढ़ा सार्वजनिक व्यय घटा देगी और टैक्स में बढ़ोतरी कर देगी। क्या नोट कराना पड़ेगा, नोट कराना पड़ेगा, नहीं ना। यानी कि इसके विपरीत जब कंडीशन आए कि मांग और जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय घटाएगी और टैक्सों में बढ़ोतरी कर देगी। याद रहेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, कब वो कम करेगी और कब वो ज़्यादा करेगी, कंडीशन पता होना चाहिए। अगर भूलने की संभावना है तो नोट करा दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है, इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता, इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में, इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय, समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण, अभिवृद्धि की स्थिति हो तो, अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से, अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से, राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्ययों में कमी करके, सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके
वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है। वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है। अब हेडिंग कीजिएगा, राजकोषीय नीति के उद्देश्य। राजकोषीय नीति के उद्देश्य, पर्पज ऑफ फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति के उद्देश्य, इसमें पहला हेडिंग, संसाधनों को गतिशील करना। संसाधनों को गतिशील करना। संसाधनों को गतिशील करना। राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि। राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि, देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना है। तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें, केंद्र एवं राज्य सरकारें राजकोषीय नीति द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को, राजकोषीय नीति द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने का प्रयास करती हैं। राजकोषीय नीति द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने का प्रयास करती हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों, सार्वजनिक बचत, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों, सार्वजनिक बचत, निजी बचत, निजी बचत आदि माध्यमों से सरकारें, आदि माध्यमों से सरकारें वित्तीय संसाधनों को गतिशील करती हैं। वित्तीय संसाधनों को गतिशील करती हैं। या वित्तीय संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करती हैं। उद्देश्य पहला क्या है? संसाधनों को गतिशील बनाना, यानी कि जो ज़्यादा पैसा प्राप्त करते हैं ऐसे लोगों से पैसा लेना, जिनके पास कमी है ऐसे लोगों को देना, फिर कहीं से लेना और कहीं पे लगाना, ऋण के द्वारा, आय के द्वारा, व्यय के द्वारा। ये क्या कर रहे हैं? संसाधनों को गति में रख रहे हैं। कौन सी नीति के तहत? राजकोषीय नीति के तहत संसाधनों को गतिशील बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी। आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी। आय एवं संपत्ति की असमानताओं में कमी। आय और संपत्ति की जो असमानता होती है उसको कम करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनसे बड़े पैमाने पे सरकार क्या करती है? इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ऐसे लोगों से इनकम टैक्स लेती है और उस पैसे से वो गरीब तबके के लोगों के लिए कई अच्छी अच्छी योजनाएं लाती है जिससे उनको फायदा मिलता है। तो इससे क्या करती है? असमानता कम करती है। अगर सरकार इस तरह से करारोपण करके या उनसे पैसा ना ले और ऐसे गरीब तबकों को उनकी ज़रूरत के लिए भोजन, कपड़ा, मकान ऐसे
ऐसी बेसिक जरूरतें ना पूरी करे तो असमानता कम नहीं होगा बल्कि बढ़ और बढ़ जाएगा। तो असमानता भी किसके तहत कम करती है? राजकोषीय नीति के तहत। तो क्या ये लिखवाना पड़ेगा? नहीं, समझ में आ गया ना बेटी? किसी को समझ में ना आया हो तो बताएं तो मैं फिर से समझा दूं। नेक्स्ट, मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। जो आपका है मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति। मूल्य स्थिरता का तात्पर्य है कि वस्तु और सेवाओं के जो मूल्य हैं उसमें बहुत ज्यादा ना बढ़ोतरी हो और ना बहुत ज्यादा कमी हो। बढ़ोतरी कब होगा? जब मुद्रा स्फीति होगा, और कमी कब आएगा? जब मुद्रा अवस्फीति होगा। तो ना मुद्रा स्फीति बहुत ज्यादा आए और ना मुद्रा अवस्फीति आए, यानी कि ना वस्तु और सेवाएं बहुत महंगी हो जाए और ना ही सस्ती हो जाए। उनका मूल्य कैसा हो? स्थिर, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो और मुद्रा स्फीति भी ना आए। इसको भी किसके तहत कंट्रोल करती है गवर्नमेंट? राजकोषीय नीति के तहत करती है, जो मैंने आपको भी बताया कि क्या करेगी वो। बात समझ में आ गया? तो नोट कराने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, रोजगार सृजन। रोजगार सृजन। इसमें 2 लाइन नोट कर लीजिएगा। इसको भी समझा सकती हूँ लेकिन इसमें आप लोग भूले ना, इसलिए 2 लाइन नोट कर लीजिएगा। प्रभावशाली राजकोषीय नीति द्वारा सरकार, प्रभावशाली राजकोषीय नीति द्वारा सरकार राजकोषीय नीति द्वारा सरकार रोजगार सृजन कर हर संभव प्रयास करती है। रोजगार सृजन कर हर संभव प्रयास करती है। हर संभव प्रयास करती है। इसके लिए सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, इसके लिए सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, छोटे उद्योगों को कर एवं शुल्क में राहत देने, छोटे उद्योगों को कर तथा शुल्क से राहत देने जैसे उपाय किए जाते हैं, जैसे उपाय किए जाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र का आप समझ रहे हैं, यानी कि जो चीजें फैक्ट्रियों में बनती हैं ऐसी चीजों को बढ़ावा देना। जब फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगी सरकार, उसमें निवेश करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही सबसे ज्यादा रोजगार अगर औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो कौन देते हैं? तो छोटे और मध्यम उद्योग देते हैं। ऐसे उद्योगों के ऊपर कम टैक्स लगाना, कम शुल्क लगाना, ताकि उनके पास ज़्यादा बचत हो। जब ज़्यादा बचत होगा तो ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा निवेश करेंगे तो और नए नए अवसरों का सृजन करेंगे, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार 2 काम बड़े पैमाने पे करती, एक तो विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करती है, दूसरा जो छोटे मध्यम उद्योग होते हैं उनको शुल्क से और करों से राहत देती है, ताकि उनका ज़्यादा बचत हो और वो और भी ज़्यादा निवेश करें और भी ज़्यादा आगे बढ़े, ताकि बड़े पैमाने पे लोगों के लिए रोजगार का सृजन करें। नेक्स्ट हेडिंग, संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब है कि आपके देश में, आप सभी को पता है, सभी क्षेत्रों का एक तरीके से विकास नहीं हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अभी पिछड़ापन है, खास करके पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो भी बहुत पीछे हैं हर क्षेत्र में। और साउथ और नॉर्थ में अगर कंपेयर करेंगे तो मैदानी बेल्ट भी आपका काफ़ी पीछे है। मैदानी बेल्ट में अगर शहरी और ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आधारभूत संरचनाओं का कम डेवलपमेंट हुआ है।
तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ सड़कें बनाना, जहाँ विद्युत की आपूर्ति नहीं है विद्युत की आपूर्ति करना, जहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वहाँ स्कूल खुलवाना, जहाँ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है वहाँ अच्छी चिकित्सा। तो ऐसे जो सुविधाएं हैं इन सब का जो है निर्माण करवा करके इन सब क्षेत्रों को भी आगे लेकर के आना, उनका भी विकास करना, उनको भी विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाना, ये भी सरकार किसके तहत करती है? अपने राजकोषीय नीति के तहत करती है। तो समझ में आ गया? नोट करवाना पड़ेगा? नहीं? ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना। भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना। भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना। देखिए, भुगतान संतुलन का मतलब होता है जब आपका आयात और निर्यात दोनों बराबर हो तो भुगतान संतुलन है। जब आपका निर्यात ज़्यादा हो आयात कम हो तब आपका भुगतान आधिक्य है क्योंकि आप फायदे में हैं। और अगर आपका आयात ज़्यादा हो निर्यात कम हो तब आप व्यापार घाटे में हैं। व्यापार घाटा या भुगतान घाटा, भुगतान संतुलन और भुगतान आधिक्य। तो कम से कम आधिक्य में तो हम कभी रहते नहीं हैं, कम से कम संतुलित तो रहे, यानी कि जितना मंगा रहे हैं कम से कम उतना तो बाहर भेज के मुनाफा कमा ले। तो अभी तक तो हम घाटे में चलते रहते हैं, लेकिन प्रयास क्या रहता है कि कम से कम संतुलित हो जाए। तो इसको भी कैसे करेंगे कि हमारा निर्यात बढ़े और आयात कम हो, इसके लिए निर्यातों को प्रोत्साहन देना और आयातों पर नियंत्रण लगाना। ये भी किसके तहत सरकार करेगी? राजकोषीय नीति के तहत। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि आप सभी को पता है कि जब उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, नए नए अवसरों को मतलब जो है सृजित किया जाएगा, तब जा करके जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तब आपका राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। तो जब इन सबको ध्यान में रख करके गवर्नमेंट काम करती है तब राष्ट्रीय आय बढ़ता है। और इसके लिए भी गवर्नमेंट जो नीतियां बनाएगी, जो काम करेगी, वो क्या कहलाएगा? राजकोषीय नीतियां कहलाती हैं, जिसके तहत देश में प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगला हेडिंग, बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचा तो आप लोग समझ चुके हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजों की जरूरतें सरकार कब पूरा कर पाएगी? जब उसके पास पैसा होगा। और जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ही ज़्यादा वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगी या खर्चा करेगी। तो पैसा जो आता है वो कहाँ से आए, कितना आए, किस तरह से आए, ये सब किसमें हम पढ़ रहे हैं? राजकोषीय नीति में पढ़ रहे हैं। व्यय कहाँ होगा वो भी राजकोषीय नीति का हिस्सा है। तो आधारभूत ढांचे को बनाने का काम कौन सी नीति के तहत करेगी सरकार? राजकोषीय नीति के तहत ही आधारभूत ढांचे के निर्माण की काम भी सरकार करती है। नेक्स्ट हेडिंग, विदेशी मुद्रा की आय। विदेशी मुद्रा की आय, नवा हेडिंग है विदेशी मुद्रा की आय। इसमें 2 लाइन नोट कर लीजिएगा। विदेशी मुद्रा की आय, सरकार द्वारा देश में निवेश को प्रोत्साहन देने से, सरकार द्वारा देश में निवेश को प्रोत्साहन देने से, सरकार द्वारा देश में निवेश को प्रोत्साहन देने से घरेलू क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। घरेलू क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। घरेलू क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। उपर्युक्त के अलावा संसाधनों का उचित आवंटन। उपर्युक्त के अलावा यानी कि जो 9 तरीके हैं इसके अलावा, उपर्युक्त के अलावा संसाधनों का उचित आवंटन।
कॉमा निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, उचित आवंटन निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना आदि भारत की राजकोषीय नीति के उद्देश्य में शामिल है। आदि भारत के राजकोषीय नीति के उद्देश्य में शामिल है। आदि भारत की राजकोषीय नीति में शामिल है। यानी कि राजकोषीय नीति के तहत सरकार इतना सारा काम करती है, वो संसाधनों के उचित आवंटन का भी काम करती है, साथ ही निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि जब निजी क्षेत्र उद्योग धंधे लगाएंगे तो अपने देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही बहुत सारी वस्तु और सेवाएं जो हम बाहर से आयात करते हैं वो हमें आयात नहीं करना पड़ेगा, और निजी क्षेत्र जब विकास करेगा तो हम निर्याती कंडीशन में भी आ सकते हैं। इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, विदेशी जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित करती हैं, बुलाती हैं कि हम आपको सस्ती दर पे लेबर उपलब्ध कराएंगे, कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे, सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ आपको सारी सुविधाएं देंगे। आप हमारे देश में आकर के इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए, यानी कि यहाँ वस्तुओं का निर्माण कीजिए, जिससे क्या हो, यहाँ वस्तुओं और सेवाओं का सृजन हो, निर्यात बढ़े, उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े और देश का विकास हो। तो इतने सारे काम सरकार करती है अपने राजकोषीय नीति के तहत। अगर किसी में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया है? अब हेडिंग कीजिएगा बजट। हेडिंग कीजिएगा बजट। इसको कल देखा जाए बजट। ओके, आज